हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि श्योर सक्सेस क्लासेस इस चैनल पे दोस्तों बिहार एसएससी जो इंटर लेवल है दोस्तों, उसका जीके जीएस का दोस्तों सीरीज लाया गया है। कौन सा सीरीज है? तो आपके भैया एक कौटिल्य सीरीज है। और इस सीरीज के तहत दोस्तों मैं आपको मैंने यकीन दिलाया था कि 50 में से कितने दोस्तों, 50 में से 40 से एबव क्वेश्चन आप कर पाओगे, है ना। तो उसी सिलसिले में दोस्तों आपको पता है जैसा कि हिस्ट्री और पॉलिटिक्स का भी सीरीज चल रहा है, 2-2 घंटा प्रतिदिन चल रहा है, 1.5-1.5 घंटा का भी हो जाता है कभी कभी। और पिछली क्लास का जो पॉलिटी का जो पार्ट 2 था उसमें क्या है कि बीसी क्वेश्चंस हो पाया था। उसके बाद क्या हुआ था कि नेटवर्क इशू हो जाने के कारण क्लास नहीं हो पाया था, ठीक है। तो शायद 51 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए थे। आज से 52 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। और दोस्तों आज 90 क्वेश्चंस करना, हो सकता है क्लास आज बड़ा हो जाए, तो कोई घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा और मेरे साथ दोस्तों लिखते रहिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल पर, आप पहली बार जब विजिट कर रहे होंगे तो, ठीक है। चलो देखो, कह रहा है 52 नंबर क्वेश्चन में, देखिए क्या कह रहा है। भारतीय जो संविधान है ना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बताओ कि निम्न में से कौन, बताओ कि महान जो है आदर्शों का उल्लेख किया गया है। तो मैंने आपको बता रखा था कि आपको क्या कर लेना है कि प्रस्तावना पूरा याद रख लीजिए। जब आप पूरा प्रस्तावना आप याद रख लोगे तो सीधा कहोगे कि हमारा संविधान क्या कहता है। हम भारत प्रस्तावना में क्या कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य, है ना, ये सब की बातें की गई। और हमारे संविधान में दोस्तों विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई दोस्तों, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बताओ दोस्तों कि हमारे संविधान के अंदर जो है दोस्तों कितने प्रकार का न्याय की चर्चा की गई है ना। कितने प्रकार की न्याय की चर्चा, फटाफट से बताओ। तो हमारे संविधान के अंदर दोस्तों कितना, हमारे जो संविधान है इसके अंदर कितने प्रकार की दोस्तों न्याय की चर्चा की है, फटाफट से बताओ। तो दो तरह का दोस्तों, 3 प्रकार का दोस्तों न्याय दिया गया। एक दोस्तों सामाजिक, कौन सा? एक जो सामाजिक, एक सामाजिक दोस्तों, एक दोस्तों आर्थिक, सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक दोस्तों, राजनीतिक। एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की क्या की गई है, बात की गई हमारे संविधान के अंदर, है ना। तो 3 तरह का क्या दिया गया है दोस्तों, तो आपने 3 तरह का न्याय दिया गया है। और स्वतंत्रता कितनी के तरह का है, तो आपने स्वतंत्रता जो हमारे प्रस्तावना के अंदर जो है स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी स्वतंत्रता है दोस्तों, तो आपने विचार, है ना, अपना विचार रखने के विचार, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार अभिव्यक्ति, और दोस्तों विश्वास, विश्वास, और दोस्तों धर्म, धर्म, और किसका दोस्तों, और एक उपासना, उपासना की स्वतंत्रता। हमारे संविधान, ये हमारे जो प्रस्तावना है दोस्तों उसके अंदर 3 तरह का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का बात किया गया। और प्रस्तावना में 5 प्रकार की दोस्तों क्या है, तो आप कहेंगे ये स्वतंत्रता दी, एक विचार, विचार रखने का, अभिव्यक्ति का, विश्वास का, धर्म का और उपासना का। और एक बार बताओ, हमारे संविधान के अंदर कितने तरह की समानता की बात की गई है, तो 2 तरह की समानता, एक प्रतिष्ठा, है ना, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा व दोस्तों अवसर की समानता, अवसर की दोस्तों समानता की बात की गई है ना। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है डायरेक्ट कि बताइए हमारे जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार की न्याय की चर्चा की गई है। तो आप ये हमारे संविधान का जो है ना प्रस्तावना, उसमें की जो है 3 तरह का न्याय किया गया, एक सामाजिक, एक आर्थिक और एक दोस्तों राजनीतिक न्याय की बात की गई है। और इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, एक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। और अगर समानता की बात करें दोस्तों तो 2 तरह की समानता की बात की गई है, एक प्रतिष्ठा और दोस्तों अवसर की समानता का जिक्र किया गया है हमारे प्रस्तावना के अंदर, ठीक है। हाँ, है ना। कह भारत का ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों 3 प्रकार का न्याय की दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और 5 प्रकार की दोस्तों स्वतंत्रता की बात की गई है, एक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की दोस्तों बात की गई है। तो इसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डॉट डॉट मतलब है ना। न्यायालय का दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं किया गया। बताओ हमारा जो अभी मैंने बताया कि हमारे प्रस्तावना के अंदर दोस्तों कितने प्रकार का दोस्तों किस किस चीज़ का दोस्तों जिक्र किया गया। तो आप क्या कर लीजिएगा, प्रस्तावना को याद कर लीजिएगा। तो वहाँ पे दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दोस्तों 3 प्रकार का न्याय का उल्लेख किया गया है। लेकिन दोस्तों वितरित ऐसा शब्द कोई दोस्तों हमारे प्रस्तावना के अंदर कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा।
है ना, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन। ठीक है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक संविधान की प्रस्तावना में बताओ दोस्तों, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये जो बात लिया गया दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो ये जो हमारी जो प्रस्तावना है दोस्तों, प्रस्तावना के अंदर जो है सामाजिक, कौन सा दोस्तों आप कहेंगे सामाजिक, सामाजिक आर्थिक, सामाजिक आर्थिक व वार्थिक व राजनीतिक जो न्याय है दोस्तों, राजनीतिक, राजनीतिक जो न्याय है दोस्तों, ये सब जो बात दोस्तों ये किस संविधान से लिया गया है? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए हमारा जो प्रस्तावना है उसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है कहाँ से लिया गया है? तो ये दोस्तों रूस की क्रांति से ली गई। कहाँ से लिया गया है? तो रूस की दोस्तों क्रांति से ली गई है, ये वाली बात है ना। अब बताओ कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? आप कहेंगे 1917 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, वहीं से दोस्तों सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्द लिया गया है ना। और हमारे संविधान में दोस्तों की प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति और उपासना की क्या की दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है, जो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को केवल 3 प्रकार का न्याय देने की वादा करती है, एक सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय और ये दोस्तों राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करती है, या जो वितरित जैसा न्याय कोई उल्लेख यहाँ पे नहीं है। अब अभी मैंने बताया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो दोस्तों ये बात कहाँ से प्रेरित है? तो आप भैया ये रूसी क्रांति से क्या है? आप कहेंगे रूसी क्रांति से प्रेरित है। अब बताओ रूसी क्रांति कब हुआ था? आप कहेंगे 1917 में दोस्तों क्या हुआ था? रूसी क्रांति हुआ था। इसका राइट आंसर 1917 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है, उन सब तो अलग होगा ना, ये हो जाएगा वितरित, इसका आंसर हो जाएगा राइट, है ना, ये हमारे संविधान में नहीं है। अगर पूछे कि रूसी क्रांति कब हुआ था? आप कहेंगे 1917 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं आता? आप देखो पूरा संविधान आपको याद होना चाहिए, तभी आपको प्रस्तावना, तभी आपको समझ में आएगा। तो हमारा संविधान में क्या प्रस्तावना कह रहा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और गणतंत्र बनाने के लिए, है ना। तो कौन कौन सा शब्द पहले नहीं आया था? आप कहें भैया कौन सा शब्द नहीं आया? संघीय शब्द जो है दोस्तों ये हमारे प्रस्तावना के अंदर है भी नहीं है, फिर भी यहाँ पे ऑप्शन दे दिया हमारे संविधान में, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, संप्रभु का मतलब, अच्छा बताओ कि संप्रभु का मतलब क्या होता है? जब कोई देश के ऊपर दोस्तों, जब किसी देश पर दोस्तों किसी बाहरी देश का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता तो उसको संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। जैसे दोस्तों भारत क्या है कि अपना आंतरिक मामला और जो बाहरी मामला है दोनों लेने में क्या है, वो स्वतंत्र है। अर्थात भारत कैसा है? तो आपके संप्रभु राष्ट्र है। तो भारत भी कैसा है? लोकतांत्रिक राज्य है और दोस्तों समाजवादी राष्ट्र है ना। क्योंकि यहाँ पे हर लोगों को ध्यान में रखा जाता है, भले ही रखा ना जाता है, लेकिन हमारा जो संविधान है वो मतलब दोनों को लेकर चलता है ना, गरीब अमीर दो को, लेकिन बस ये बातें बुक्स में लिखी रहती है। ठीक है, देख से कह रहा प्रस्तावना के दोस्तों मुख्य शब्द याद रखिएगा क्या क्या है? संपूर्ण, प्रभुत्व, है ना, संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र, गणराज्य, ये सभी शब्द जो है दोस्तों गणराज्य ये पहले आते हैं, जबकि दोस्तों संघीय शब्द ये हमारे संविधान में आता भी नहीं है ना। तो याद रखिएगा, प्रस्तावना याद रखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर कोई पूछेगा कि बताइए कितने प्रकार की न्याय है, तो आपको प्रस्तावना याद रहेगा तो तुरंत जोड़ कर भी, तो याद हर चीज को रटना नहीं है, इसको याद कर लेना पूरा प्रस्तावना, तो आपको पता चल जाएगा कि 3 तरह का न्याय होता है, 2 प्रकार की प्रतिष्ठा है, और हमारे संविधान के अंदर जो प्रस्तावना है उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है ना, जो मैंने आपको लिखवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? अब आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों हमारे संविधान में कौन सा ऐसा शब्द था जो नहीं था। एक है दोस्तों धर्मनिरपेक्ष, एक है संप्रभु और इसी में दोस्तों लोकतांत्रिक, एक है दोस्तों गणराज्य। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा जो आज प्रस्तावना देख रहे हैं दोस्तों, ये जो प्रस्तावना है इसमें दोस्तों मात्र अभी अगर क्वेश्चन पूछे कि हमारे प्रस्तावना जो है दोस्तों उसमें कितना बार संशोधन हुआ है, तो अभी तक दोस्तों प्रस्तावना में जो है एक बार क्या हुआ? संशोधन है, एक बार दोस्तों संशोधन हुआ है, एक बार मात्र संशोधन। ये भी दोस्तों किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये जो दोस्तों इंदिरा गांधी, उस समय दोस्तों इंदिरा गांधी की सरकार जब थी दोस्तों, इंदिरा गांधी की सरकार कब थी, है ना। तो इंदिरा गांधी कब हुआ था संशोधन दोस्तों? तो अब याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वीं जो संविधान संशोधन था उसके तहत कब हुआ था? तो आपने 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे जो प्रस्तावना था दोस्तों उसमें जो है 3 शब्द को जोड़ा गया था। कितने शब्द नए शब्द जोड़े गए थे? तो आपने भैया एक था समाजवादी, कौन सा? हम प्रस्तावना में एक समाजवादी शब्द और एक दोस्तों पंथ निरपेक्ष शब्द। कौन सा? पंथ निरपेक्ष शब्द हुआ दोस्तों, है ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और एक शब्द याद रखिएगा अखंडता,
ये तीनों शब्द जो है दोस्तों, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। उस समय जो अगर ये पूछे उस समय सरकार किसकी थी, तो उस समय दोस्तों इंदिरा गांधी की सरकार थी, है ना। आपको पता होगा कि 42वां जो संविधान संशोधन है दोस्तों, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसे लघु दोस्तों क्या कहते हैं, इसको लघु संविधान कहते हैं, क्योंकि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी 1976 में, तो बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे दोस्तों हमारे संविधान के अंदर बहुत ज्यादा संशोधन किया गया था, है ना। तो आपको याद रखना है मिनी संशोधन किसको कहेंगे, तो आपने भैया 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संशोधन भी कहा जाता है। अब बताओ प्रस्तावना में अगर पूछे कितनी बार संशोधन हुआ, तो आपको याद रखना केवल मात्र एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। कौन कौन से नए शब्द जोड़े गए, तो एक समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष, एक है दोस्तों अखंडता शब्द। आपको पंथ निरपेक्ष शब्द का समझ में आता होगा, इसका अर्थ क्या होता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत का कोई भी दोस्तों धर्म नहीं है, वो हर धर्म को क्या करेगा, समान लेकर चलेगा। ये शब्द जो प्रस्तावना में इंदिरा गांधी ने जुड़वाया था। तो बताओ कौन सा जो है दोस्तों, आप ये कौन सा शब्द जो है नहीं था, तो मूल संविधान में क्या नहीं था, तो तीन शब्द मूल संविधान में, मूल जो प्रस्तावना थी उसमें नहीं थी। मूल प्रस्तावना में समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द और अखंडता। तो इसमें ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर एक टिक करेंगे, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्ष जो शब्द जो सो मूल संविधान की प्रस्तावना में का हिस्सा नहीं था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा दोस्तों इंदिरा गांधी की सरकार में दोस्तों समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और दोस्तों अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसको बिल्कुल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान को पूर्ण स्वरूप और राजनीतिक प्रणाली की संरचना को किसके अंदर निहित है, बताइए फटाफट से। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों संघ सूची, बी में दोस्तों राज्य सूची के अंदर है, या फिर प्रस्तावना के अंदर है, या फिर भारतीय मूल प्रणाली के अंदर है। तो देखो हम, अगर आपको पूरा संविधान को अगर जानना है, अगर आपको भारत देश को जानना है और भारत के संविधान को आपको जानना है, तो आप क्या कीजिए, केवल आप भारत का प्रस्तावना अगर आप पढ़ लेंगे ना, तो आपको पूरा भारत का क्या किस तरीके से यहाँ की प्रणाली है, किस तरह का जो है हमारा देश है, ये सारा चीज पता चल जाएगा। तो वो किसके अंदर से दोस्तों निहित है, तो आप कहेंगे प्रस्तावना के अंदर निहित है ना। तो याद रखिए। अच्छा एक बात बताओ फटाफट से कि बताओ उद्देश्य प्रस्तावना दोस्तों, प्रस्तावना को ही कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। क्या कहते हैं दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव, है ना। उद्देश्य प्रस्ताव बताओ दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों भारतीय संविधान सभा में कब पेश किया गया था और किसके द्वारा, तो आपने भैया जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर, याद रखिएगा 13 दिसंबर, है ना। 13 दिसंबर 1946 में दोस्तों संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी, उसमें दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों बाद में प्रस्तावना का रूप लेती है ना। तो ये कब इसको दोस्तों लिया गया था, इसको पेश किया गया था संविधान सभा द्वारा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। किसके द्वारा पेश किया गया था, तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दोस्तों इसको क्या किया गया था, पेश किया गया था। अब बताइए इसको, इस प्रस्तावना को दोस्तों कब जो है, उद्देश्य प्रस्ताव को दोस्तों कब स्वीकार किया गया था, तो आप कहेंगे उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था 22 जनवरी, कब, 22 जनवरी 1947 को दोस्तों इसको क्या किया गया था, इसको पूरे तरीके से पूरे संविधान सभा द्वारा दोस्तों इसको अपनाया गया था। तो ये भी बात आपको, जुड़ती हुई बातें आपको याद रखते चलना, ठीक है। कह रहा संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए दोस्तों भारतीय संविधान की पूर्व रूपरेखा और सामाजिक प्रणाली की जो संरचना को दोस्तों प्रस्तावना के अंदर क्या है, निहित है ना। पूरा अगर संविधान को अगर नहीं पढ़ने का जरूरत है, तो केवल आप प्रस्तावना भी पढ़ लेंगे तो आपको पूरा एक ब्यौरा पता चलेगा कि भारत का संविधान क्या चाहता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए संघवाद है, बी में दोस्तों संप्रभु संपन्न है, न्याय है दोस्तों, बंधुता है। कौन सा शब्द जो भारतीय प्रस्तावना में वो निहित नहीं है, फटाफट से बताओ। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर कितना है, तो आपके 57 है ना। तो कौन सा शब्द जो भारतीय संविधान के अंदर नहीं निहित है, तो जो बताओ फटाफट से। तो देखो हम जब हम लोग पढ़ते हैं तो पता चलता प्रस्तावना के अंदर दोस्तों कि संपूर्ण, संपन्न, ये सब न्याय की बातें हैं, बंधुता की बात भी बातें की गई है, लेकिन दोस्तों संघवाद की कोई बात नहीं की गई है हमारे प्रस्तावना के अंदर। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपने इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए प्रस्तावना में शामिल सब संपूर्ण, है ना, संपूर्ण, प्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय में 3 तरह का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और स्वतंत्रता और बंधुता की बात की गई। इसको आप मोटा मोटी याद रखिएगा किस किस शब्द का उपयोग किया गया हमारे प्रस्तावना में। अगर आपको प्रस्तावना याद हो जाएगा तो पूरे तरीके से हर क्वेश्चन प्रस्तावना से कोई भी छूटने वाला नहीं। इसलिए याद रखिए अगर मोटा मोटी शब्द भी, तो संपूर्ण, सब है ना, सर, ये क्या कहते हैं, संपूर्ण,
प्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष समाज, है ना, इस तरह के गणतंत्र शब्द ये सब जोड़े गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर में है, कर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बताइए किस व्यक्ति को दोस्तों गरिमा की सुनिश्चित करता है। बताइए किसकी गरिमा की बात की है। ऑप्शन में बंधुता, है ना, बी में दोस्तों स्वतंत्रता, और सी में दोस्तों समानता, और दोस्तों डी में दोस्तों न्याय। तो दोस्तों बंधुता जो शब्द है, गरिमा जो है दोस्तों किसकी संबंध में बात की गई है, तो समानता के संबंध में, है ना, व्यक्ति की गरिमा क्या की गई है ना। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा द्वारा आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित करते हैं ना। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा संविधान में अगर आपको प्रस्तावना याद होगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो कौन सा होगा दोस्तों, बंधुता बढ़ाने के लिए, है ना। ये जो बात की गई है दोस्तों, जो है ना गरिमा की जो बात की गई, तो आप कहेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों बंधुता व्यक्ति, है ना, बंधुता किसी व्यक्ति की गरिमा को क्या करती है दोस्तों। जो बंधुता है, बंधुता का मतलब क्या होता है, जो भाईचारा है दोस्तों, क्या, जो भाईचारा, बंधुता का मतलब भाईचारा है, वो व्यक्ति की गरिमा को क्या करता है, सुनिश्चित करता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगर इसको हम करना चाहें पूरे तरीके से तो आप कहेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, है ना, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के संकल्प होकर यही हमारा संविधान। तो इसको याद रखिएगा, तो ये सारा क्वेश्चन बनते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 50वां नंबर, फिर अगले स्लाइड पे आएंगे, है ना। अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का अर्थ दोस्तों विशेषाधिकार का अभाव है। बताइए, ऑप्शन नंबर ए में बंधुता, बी में स्वतंत्रता, सी में समानता, और डी में दोस्तों संप्रभु। इसका क्या आंसर हो। संविधान की प्रस्तावना में समानता शब्द पद का दोस्तों अर्थ जो विशेषाधिकार का क्या है, वो अभाव है। कौन सा शब्द का, तो आप कहेंगे इसका जो राइट आंसर होगा विशेषाधिकार, है ना। संविधान की प्रस्तावना में समानता शब्द पद का अर्थ जो है विशेषाधिकार का है, तो कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे समानता। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आप कहेंगे राइट आंसर हो जाएगा, है ना। संविधान की प्रस्तावना में, है ना, संविधान की प्रस्तावना में समानता शब्द पद का अर्थ जो है दोस्तों विशेषाधिकार का अभाव है ना। समानता में इसमें कोई निश्चित नहीं किया गया, है ना। समानता का अर्थ जो है दोस्तों, समानता का अर्थ समाज की उस स्थिति से है दोस्तों जिसमें सभी लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं, है ना। तो यही है समानता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कारण, है ना, 61 था ना, वहाँ तक 50 हो गया था, 50 नहीं 60 क्वेश्चन वहाँ तक खत्म हो गया था। अब 61 नंबर में आज एक आ रहा है प्रसिद्ध, जो दोस्तों एक विवाद आपने सुना होगा, एक प्रसिद्ध जो विवाद रहा था, ये कौन सा विवाद, तो आप कहेंगे ये जो केशवानंद भारती वाला जो विवाद था, है ना, इससे क्वेश्चन है। कह रहा दोस्तों क्वेश्चन है, कह रहा जो प्रसिद्ध जो, एक मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो आप कहेंगे प्रसिद्ध जो केस है ना, केशवानंद भारती जो केस है 1973 शब्द निम्नलिखित में से कौन सी किस मामले से संबंधित है। बताओ जो दोस्तों, जो केशवानंद भारती जो केस था ये किससे संबंधित था। तो ये केशवानंद जो दोस्तों ये जो विवाद था किसको लेकर था, तो ये बताइए प्रस्तावना और उत्तराधित्व का के बीच में था, या फिर एक राज्य के रूप में दोस्तों गोवा का गठन करना इसके लिए विवाद था, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित था, या राज्य की नीति निर्देशक तत्व था। तो ये दोस्तों ये केशवानंद भारती जो है दोस्तों ये प्रस्तावना को लेकर दोस्तों क्या था, विवाद लेकर हुआ था, है ना। केशवानंद भारती, इसमें दोस्तों केशवानंद भारती में कहा गया था कि संविधान जो है दोस्तों क्या, केशवानंद भारती बनाम जो केरल के 1973 के मामले में दोस्तों उच्च न्यायालय ने संविधान को दोस्तों आधारभूत संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था। साथ ही उच्च न्यायालय ने कहा था कि उद्देशिका संविधान का भाग है और उसमें दोस्तों वही स्थान है जो समय। इसमें क्या था दोस्तों कि आपको पता है कि इससे पहले केशवानंद भारती केस से दोस्तों पहले क्या था कि प्रस्तावना जो था दोस्तों, प्रस्तावना, इस प्रस्तावना को दोस्तों प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाता था, संविधान का भाग नहीं माना जाता था, संविधान का भाग नहीं माना जाता था। लेकिन केशवानंद भारती केस के बाद दोस्तों क्या किया गया, केशवानंद भारती केस के बाद दोस्तों जजों ने कहा कि जो ये प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है, ये क्या है, ये संविधान का भाग है, संविधान का भाग है ना। तो ये कहा गया था केशवानंद भारती केस में, है ना। और इसी समय दोस्तों केशवानंद भारती संविधान केस के समय ही दोस्तों एक बहुत बड़ा निर्णय दिया जाता है आधारभूत संरचना, है ना। कौन सा, आधारभूत संरचना का सिद्धांत, आधारभूत संरचना का दोस्तों सिद्धांत दिया गया। और इसमें क्या कहा गया कि जिस तरीके से संविधान के अंदर जो है दोस्तों संविधान के अंदर समय समय पे क्या होता है, संशोधन होते रहता है, उसी तरीके से प्रस्तावना में भी क्या है, संशोधन किया जा सकता है। बस ये एक शर्त रखा गया दोस्तों कि संविधान के अंदर
कुछ भी अगर चेंज करना है तो उसका दोस्तों मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। एक बात कही गई दोस्तों, मूल ढांचा का सिद्धांत, कौन इसको कह सकते हैं, मूल ढांचा, है ना, मूल ढांचा, मूल ढांचा का दोस्तों सिद्धांत दिया गया, है ना, मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया कि एक दायरे में ही रहकर दोस्तों संविधान में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि भारतीय संविधान लोकतांत्रिक है, संशोधन करके उसको राजतंत्र घोषित कर दिया जाए, है ना। तो मूल ढांचा दोस्तों जो संविधान का वो जो है प्रभावित नहीं होना चाहिए, ये ऐसा कहा गया था केशवानंद भारती विवाद में, है ना। ये प्रस्तावना को भी लेकर इसमें बात कही गई थी कि जो प्रस्तावना भी ये संविधान का भाग है ना। इसमें क्या कहा गया था, मेन बात कि प्रस्तावना भी जो है दोस्तों संविधान का भाग है, इससे पहले प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाता था, है ना। तो कह रहा केशवानंद भारती जो बनाम केरल बनाम जो है दोस्तों 1973 मामले में उच्च न्यायालय ने दोस्तों संविधान की आधारभूत संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया, है ना, जिसको दोस्तों मूल भाषा का भी सिद्धांत कहते हैं, है ना। फिर उच्च न्यायालय ने दोस्तों कहा कि उद्देशिका संविधान का क्या है, भाग है। उद्देशिका का मतलब होता है दोस्तों प्रस्तावना, है ना। संविधान में दोस्तों वही स्थान है जो एक अन्य उपबंधों का स्थान है, मतलब संविधान के हर बात जिस तरीके से लिखी गई है उसी तरह दोस्तों जो प्रस्तावना है उसमें हर बात उसी तरीके से जो लिखी गई है, जो मान वहाँ पे संविधान के वर्ड्स का है वही मान प्रस्तावना का भी है, वो भी जो संविधान का क्या है तो भाग है। ऐसा किस केस में कहा गया था, तो केशवानंद भारती बनाम केरल केस में ऐसा कहा गया था। और उसी समय एक बहुत बड़ा फैसला दिया गया मूल ढांचा का सिद्धांत कि संविधान को आप जितना चाहे छेड़छाड़ कर सकते, संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जो संविधान का जो मूल ढांचा है वो बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पे आर्टिकल से क्वेश्चन आना शुरू हो गया, ठीक है। कह रहा भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया जो है दोस्तों, इंडिया राज्यों का संघ होगा। आपको पता है कि मैं आपको आर्टिकल थोड़ा सा नॉलेज दे दूं, 1 से 3 4 तक के आर्टिकल। आर्टिकल नंबर 1 बताइए फटाफट से, इसका क्या कहना है। आर्टिकल 2 का क्या मतलब है, और दोस्तों आर्टिकल 3 का मतलब क्या है, और दोस्तों आर्टिकल 4 का क्या मतलब है। तो आप भैया आर्टिकल, अच्छा एक बात बताओ कि भारतीय, एक इससे भी पहले एक बात बताइए, मैं अगले स्लाइड पे यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे बताओ दोस्तों कि हमारा जो संविधान है उस संविधान में, मूल संविधान में की बात करना, मूल संविधान के अंदर बताओ कि कितने आर्टिकल थे। तो मूल संविधान में जो आर्टिकल की जो टोटल संख्या थी दोस्तों, आर्टिकल की जो टोटल संख्या थी कितनी थी, तो 395 था आर्टिकल। अब बताओ इसमें कितने भाग थे, कितने भाग थे। तो मूल जो मेन जो संविधान था दोस्तों, मतलब जो मूल संविधान लिखा गया था उसमें टोटल जो है 22 ही भाग था। कितना 22 भाग था, तो आपके 22 भाग था, और इसमें जो है 22 भाग था। और क्या बताना चाह रहे थे, अब बताओ अनुसूची कितना था, अनुसूची, अनुसूची बताइए कितनी थी मूल संविधान में। तो अनुसूची जो था दोस्तों मूल संविधान में केवल 8 ही की था। कितना था, तो आप ये 8 ही था, है ना, 8 ही क्या था, अनुसूची था। तो आप याद रखिएगा मूल संविधान के संदर्भ में कि टोटल जब संविधान बना था तो उसमें 395 आर्टिकल हुआ करता था और भाग 22 था, और अनुसूची कितना था, तो आपके भैया 8 अनुसूची था। जो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है, तो आपके ये 12 अनुसूची हो चुका है। और भाग कितना हो गया दोस्तों, तो आपके भाग जो है ये 25 भाग हो चुका है, जबकि आर्टिकल तो दोस्तों 448 से भी ज़्यादा मतलब पार कर गया, है ना। तो ये तो हमेशा बदलता रहता है। तब हाँ, तो इससे पहले यहाँ पे है ना बताना था कुछ, यहाँ पे बताओ कि आर्टिकल 1 क्या कहता है। तो आर्टिकल 1 जो कहता है दोस्तों कि इंडिया, है ना, क्या कहा है, कहता है कि इंडिया डेट इज भारत, है ना, भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत, भारत एक दोस्तों राज्यों का संघ है, भारत एक राज्यों का क्या है, संघ है। अर्थात ये कैसा संघ है, एक यूनियन है। इंग्लिश में अगर बोलना चाहें तो इस संघ का मतलब लिखा गया दोस्तों यूनियन लिखा गया। भारत कोई फेडरेशन नहीं है कि आपस में, मतलब कहा जाता है कि भारत जो है अविनाशी, विनाशी राज्यों का अविनाशी अंग है ना। भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी समूह है ना। मतलब भारत का दोस्तों राज्य भले बिखरा बिखरा है, लेकिन ये जो राज्य है भारत से अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो यूनियन है। यूनियन का मतलब होता है दोस्तों, अगर कोई देश यूनियन है तो उसका राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकता। जैसे अमेरिका है, वो जो है यूनियन नहीं है, वो फेडरेशन है, वो एक शर्त पर एक दूसरे से जुड़े हुए उतना बड़ा अमेरिका है ना। लेकिन भारत जो 28 राज्यों का यूनियन है, अर्थात भारत का कोई भी राज्य ये अलगाववादी नहीं कर सकता है कि बिहार अलग हो जाए, भारत में नहीं रह सकता है, या फिर कल को ये भी कह सकता है कि मान लीजिए गुजरात कहेगा कि हम अलग देश बनाना चाहें, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान का पार्ट जो आर्टिकल 1 है वही कहता है इंडिया डेट इज भारत, भारत इज अ यूनियन, भारत इज एन यूनियन, मतलब भारत एक राज्यों का क्या है, समूह है ना। तो ये कभी अलग नहीं हो सकता क्योंकि ये यूनियन है। फिर दोस्तों आर्टिकल 2 कहता है कि कोई भी विदेशी,
है ना, कोई भी विदेशी दोस्तों विदेशी क्षेत्र, कोई भी दोस्तों विदेशी क्षेत्र को दोस्तों किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत के अंदर दोस्तों मिलाया जा सकता है, किसके पूर्व अनुमति से, तो आप राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से। अगर ये संसद को अधिकार है दोस्तों, किसको अधिकार है, तो आपके भैया संसद को ये अधिकार है कि कोई भी अगर विदेशी क्षेत्र है, अगर वो स्वेच्छा से भारत में मिलना चाहता है, या फिर किसी तरीके से अगर मान लो कोई भारत कोई युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान में, अब भारत दोस्तों पाकिस्तान को जीत लिया, तो उस जो पाकिस्तान का भूमि किसका हो जाएगा, तो आपके भैया भारत का हो जाएगा, है ना। तो विदेशी क्षेत्र को दोस्तों आर्टिकल 2 के अंदर मिलाया जा सकता है, मतलब आर्टिकल 2 कहता है कि किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत के अंदर मिलाया जा सकता है, जबकि आर्टिकल 3 कहता है कि भारत के जो वर्तमान राज्य हैं उसके नाम इस, है ना, उसका नाम और क्षेत्रफल में क्या किया जा सकता है, वर्तमान राज्य में, मैं लिख देता हूँ, वर्तमान राज्य के दोस्तों नाम, है ना, है ना, याद रखिएगा कि वर्तमान राज्य के नाम को दोस्तों परिवर्तन किया जा सकता है, नाम, है ना, नाम और क्षेत्रफल को क्या किया जा सकता है, तो आपके भैया परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेना चाहें कि बिहार दोस्तों बहुत बड़ा था, बिहार क्या था, बहुत बड़ा था, है ना, तो बिहार को भी दोस्तों कितना तारीख को, तो आप यहाँ 15 नवंबर को, कितना 15 नवंबर 2000 को दोस्तों क्या कर दिया गया, बिहार से दोस्तों किसको, तो आपने भैया बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया, कब किया गया, तो आपने 15 नवंबर। तो ये संसद को अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता है कि क्यों आप बिहार से आप झारखंड को तोड़ रहे हो, है ना। इसी तरीके से दोस्तों आपको पता होगा कि 1 नवंबर को, कब, 1 नवंबर को दोस्तों, 1 नवंबर को दोस्तों, 1 नवंबर 2000 को, है ना, 1 नवंबर 2000 को दोस्तों जो है छत्तीसगढ़ से नहीं, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से दोस्तों छत्तीसगढ़ को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, है ना। फिर उसी तारीख को दोस्तों फिर 7 नवंबर को, है ना, उसके 7 दिन बाद 7 नवंबर 2000 को दोस्तों देखा इसी सब का जो यूपी था दोस्तों, यूपी से एक अलग राज्य बन गया जिसका नाम हो गया दोस्तों उत्तरांचल, कौन सा, उत्तरांचल। और यही उत्तरांचल दोस्तों इसका नाम फिर परिवर्तन करके उत्तराखंड रखा गया, क्या रखा गया, तो आपने उत्तराखंड रखा गया। तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता कि बताओ कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, बिहार से जो है झारखंड कब अलग हुआ था, तो आप याद रखिएगा 15 नवंबर को, कब, 15 नवंबर दोस्तों 2000 को। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है 15 नवंबर को ही क्यों झारखंड अलग हुआ, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी झारखंड के बिरसा मुंडा, उन बिरसा मुंडा का दोस्तों जो जन्म हुआ था वो 15 नवंबर को हुआ था, इसीलिए झारखंड जो इस दिन अलग हुआ था, ठीक है, तो इसको याद रख लेना। फिर 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर को कौन अलग हुआ, तो ये मध्य प्रदेश से दोस्तों छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। उसके बाद 7 नवंबर जो 2000 था, मतलब लगभग 7 दिन बाद, है ना, देखा इसी, मतलब यूपी जो है दोस्तों, यूपी बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता था, यूपी से उत्तरांचल अलग हो गया, और यही उत्तरांचल दोस्तों इसका वर्तमान में नाम क्या हो गया, उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है ना। तो याद रखिएगा ये संसद को अधिकार है कि वर्तमान का जो राज्य है दोस्तों उसका नाम को क्या कर दिया जाए, परिवर्तन कर सकता हो सकता है, जैसे आज बिहार नाम है, अगर मान लो जैसे अभी सम्राट चौधरी अभी मुख्यमंत्री, उसका मन में आ गया कि फिर से बिहार का नाम मगध रखा जाए, तो बिल्कुल मगध हो सकता है, क्योंकि ये अधिकार है, ये सवाल उठाएंगे कहाँ, संसद में, तो ये बिल्कुल हो सकता है ना। और उसका क्षेत्रफल को भी परिवर्तन कर सकते हैं, हो सकता है मान लो किसी तरह मोदी जी का दिमाग खराब हो गया, कह देंगे कि बताइए बिहार और यूपी को एक कर दिया जाए, तो ये भी हो सकता है, क्षेत्रफल बड़ा हो गया कि नहीं, मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन हो गया। ये भी हो सकता है कि अगर कोई कह दिया जाए कि बिहार को और तोड़ दो, तो बिहार को भी क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, मतलब अंदर राज्य के अंदर तोड़ा जा सकता है, लेकिन देश से बाहर आपको नहीं निकाला जाएगा, मतलब देश का टुकड़ा नहीं हो सकता, लेकिन राज्य का टुकड़ा हो सकता है, ये आर्टिकल 3 कहता है। और इसमें दोस्तों राष्ट्रपति, अब देखो आर्टिकल 4 क्या कहता है, जब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का दोस्तों यूज करे हो रहा होगा, तो राष्ट्रपति भी जो है टांग नहीं अड़ा सकते, मतलब बिना राष्ट्रपति के अनुमति के बिना जो है संसद क्या कर सकती है, किसी विदेशी राज्य को दोस्तों भारत के अंदर मिला सकती है ना, और वर्तमान राज्यों के दोस्तों क्षेत्रफल और नाम में परिवर्तन कर सकती है बिना राष्ट्रपति की अनुमति से, है ना, बस, है ना, बिना राष्ट्रपति। ये आर्टिकल जो है दोस्तों ये 4 में ये बातें कही गई है कि जब आर्टिकल 2 और 3 का यूज होगा तो वहां पे राष्ट्रपति का भी दोस्तों बात को नहीं माना जाएगा, अगर टांग अड़ाएंगे तो उनका मतलब एक तरीके से बोले तो उनका बात जो है भी टाल दिया जाएगा राष्ट्रपति का, है ना। अब एक बात बता दोस्तों कि कोई ऐसा, अच्छा है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये आर्टिकल 1 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। एक बात और बताइए कि बताइए फटाफट से कि ये बात बताओ कि मतलब कौन सा ऐसा विदेशी राज्य था जो भारत के अंदर मिला, तो आपने बिल्कुल एक ऐसा था, कौन था, तो आपने भैया सिक्किम, कौन था,
सिक्किम, ये सिक्किम जो है दोस्तों ये भारत का हिस्सा नहीं था। ये दोस्तों 1974 को, कब 1974 को दोस्तों इसको जो है 1974 को इसको भारत के अंदर दोस्तों इसको मिलाया गया था 1974 को। और 1975 को दोस्तों 1975 को 36वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों सिक्किम को 1975 में क्या कर दिया गया, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, है ना। तो सिक्किम दोस्तों अपना राज्य नहीं था, और हमारा संविधान भी कहता है कि अगर कोई राज्य भारत के अंदर मिलना चाहता है तो स्वेच्छा से बिल्कुल मिल सकता है। तो ये आर्टिकल 2 परमिशन देता है, तो बिल्कुल सही है ना। तो सिक्किम को इस तरीके से मिलाया गया था। तो याद रखिएगा, कर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 से 4 तक दोस्तों संघ एवं दोस्तों राज्य क्षेत्र का जो है प्रावधान रखता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ जो भाग 1 है उसके अंदर क्या है, तो आपके संघ एवं राज्य क्षेत्र है। अब पूछेगा इसका आर्टिकल 1 से कितना तक है, तो आपके आर्टिकल 1 से 4 तक है ना। अनुच्छेद 1 के अनुसार दोस्तों कह रहा है भारत राज्यों का संघ होगा, ये बात ही कही गई है। आर्टिकल 2 में दोस्तों संसद को नए राज्य के प्रवेश या फिर दोस्तों स्थापना करने के लिए विधि बनाने का क्या है, उसके पास अधिकार है, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो आर्टिकल 10 है और आर्टिकल 11 है। अभी आप जब नागरिकता पे आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा 10 और 11, ठीक है। यहाँ पे इसका कोई सेंस नहीं है। नेक्स्ट कर भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या कहता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए मैं आपको बता रखा, वर्तमान राज्यों के नाम में परिवर्तन करना। बी में वर्तमान राज्य के क्षेत्रफल में परिवर्तन करना। सी में दोस्तों नए राज्य के प्रवेश या उनकी स्थापना करना। या डी में दोस्तों संघ व नाम में राज्य का नाम को परिवर्तन करना। तो अभी मैंने बताया कि आर्टिकल 2 कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाने की क्या कर देती है, अनुमति देती है ना। वर्तमान राज्यों की बातें नहीं की गई है, नए राज्यों के प्रवेश या उसकी दोस्तों स्थापना की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संसद संघ में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना करने के लिए दोस्तों विधि बनाने का क्या देता है, अधिकार देता है। आर्टिकल जो अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य के गठन, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा और नामों में परिवर्तन करने की शक्ति का क्या है, संसद में निहित है ना। तो याद रखना ये सब जो करने का अधिकार किसको, क्या राष्ट्रपति को है, तो आप बिल्कुल नहीं, ये सब जो है संसद को ये अधिकार है कि वर्तमान राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है, या किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला कर सकती है, वो भी बिना राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के, है ना, बिना राष्ट्रपति से पूछे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्य के गठन और मौजूदा राष्ट्र के क्षेत्र सीमा में नामों को परिवर्तन करने से संबंधित है। अभी मैंने बताया आर्टिकल जो 3 है दोस्तों वो क्या कहता है कि जो वर्तमान राज्य है उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है संसद, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। किस आर्टिकल के तहत, आपके आर्टिकल 3, ठीक है। आर्टिकल 3 में मैं बता दिया इंडिया दैट इज भारत, ये इसका मतलब है। और आर्टिकल 2 में कहा गया नए राज्यों के प्रवेश व स्थापना की बात की। आर्टिकल 3 में दोस्तों राज्य है ना, नए राज्य का निर्माण करना, ये वर्तमान राज्य के क्षेत्रफल और सीमा में दोस्तों नाम का परिवर्तन करना, ये आर्टिकल 3 में कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 85 का, भारत में दोस्तों नागरिकता अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, फटाफट से बताओ। मैंने शायद तो सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास में मैंने बताया था कि नागरिकता संबंधी जो अधिनियम है दोस्तों कब लाया गया था, फटाफट से बताओ। तो नागरिकता संबंधी जो अधिनियम लाया था कब लाया गया था, क्वेश्चन नंबर 85 लग रहा, ऑप्शन गलत है क्या, हाँ 1955 तो ऑप्शन है ही है। क्वेश्चन नंबर 65 है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। अब बता दोस्तों कि हमारे भारत में नागरिकता संबंधी दोस्तों नियम कब लाया गया था, तो आपके भैया 1955 में लाया गया था नागरिकता संबंधी अधिनियम। अब सबसे पहले दोस्तों नागरिकता का संबंधित जो भी प्रावधान है मैं इसका पोस्टमार्टम करता हूँ कौन कौन सा आर्टिकल है। आप सबसे पहले बताओ कि नागरिकता का जो है उल्लेख किया गया किस भाग के अंदर किया गया था। नागरिकता का जो दोस्तों प्रावधान है ये भाग 2 के अंदर है, किसके अंदर है, तो आप ये भाग 2 के अंदर है। आप बताओ किस आर्टिकल के तहत है, तो आप ये जो नागरिकता का जो प्रावधान है आर्टिकल 5 से दोस्तों, आर्टिकल 5 से कितना है, तो आप आर्टिकल 5 से 11 तक है ना। अब मेरे साथ दोस्तों आर्टिकल जो है इसका मतलब बताइए कि आर्टिकल 5 में क्या कहा गया, आर्टिकल 6 में क्या कहा गया, फिर दोस्तों आप बताओ आर्टिकल जो है 7 में क्या कहा गया, फिर दोस्तों बताओ आर्टिकल 8 में क्या कहा गया, फिर दोस्तों आर्टिकल जो है 9 में क्या कहा गया, फिर बताओ आर्टिकल जो 10th में इसमें क्या कहा गया है, और दोस्तों आर्टिकल जो है दोस्तों 11th में क्या कहा गया है। मैंने आपको बता रखा हूँ कि आर्टिकल 5 से 11 तक दोस्तों नागरिकता का प्रावधान है, ये भाग 2 के अंदर है। अब इसमें क्या कहा गया आर्टिकल 5 में, इसमें क्या कहा गया दोस्तों कि प्रारंभ में नागरिकता, क्या कहा गया, प्रारंभ में नागरिकता की बात की, प्रारंभ में नागरिकता की बात की गई है, नागरिकता, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भारत दोस्तों आज़ाद हुआ था, जो उस समय भारत के अंदर रह रहे थे वैसे लोगों को दोस्तों नागरिकता दी जाएगी, ऐसा बात कहा गया था आर्टिकल 5 में, है ना। कि प्रारंभ में नागरिकता की शुरुआती दौर पे जो भारत के अंदर जो लोग रह रहे थे उसको कैसे नागरिकता दी जाएगी, तो उसका प्रावधान था, है ना, आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 6 में क्या था
था कि जो लोग दोस्तों, जो लोग क्या थे, जो लोग थे दोस्तों, जो पाकिस्तान से, कौन दोस्तों, जो लोग पाकिस्तान से कहाँ चले गए थे, जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को दोस्तों हमारा देश का, हम तो आज़ाद हो गए हैं, लेकिन हमारा जो एक और जो देश था उसको जो अलग कर दिया, हमारा देश का टुकड़ा कर दिया गया 14 तारीख को, है ना, 14 अगस्त को। तो बहुत सारे, आप गदर मूवी देखे होंगे तो उसमें फिल्म में दिखाया जाता है कि जब भारत और पाकिस्तान का जब दोस्तों जब बंटवारा हुआ था तो उसमें बहुत सारे दोस्तों लोग मारे गए थे, निर्दोष लोग, है ना, बहुत से लोग जो इंडिया, जिनका बहुत सारा खेत वगैरह दोस्तों इंडिया में, इस तरीके से बंटवारा ही किया गया था, रेड क्लिप ये किया था कि किसी का दुआरी दोस्तों पाकिस्तान में चला गया, तो किसी का अंगना दोस्तों, मतलब आधा रूम पाकिस्तान में चला गया, आधा रूम दोस्तों मतलब इंडिया में चल गया, इस तरीके से दोस्तों बंटवारा हुआ था। और किसी का दोस्तों मान लो खेत चला गया पाकिस्तान में, और बहुत सारा खेत है जो पाकिस्तान में चल रहा है लेकिन घर आ गया इंडिया में, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत होता था। बहुत सारे लोग दोस्तों इंडिया से पाकिस्तान भी चले गए और पाकिस्तान से इंडिया भी आ गए। तो बहुत काफ़ी मात्रा में दोस्तों लोग पाकिस्तान से कहाँ गए थे, तो इंडिया में आ गए थे। तब क्या बताइए, जो पाकिस्तान से जो इंडिया आ रहे थे, तो वैसे लोगों को क्या नागरिकता दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए? तो आपने बिल्कुल दिया जाना चाहिए था। तो वैसे लोगों को हमारा संविधान ये भी व्यवस्था किया कि जो लोग पाकिस्तान से, जिनको पाकिस्तान अच्छा नहीं लग रहा है, अगर वो भारत में आना चाहते हैं तो उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी। यह हमारा आर्टिकल 6 का आता है ना। फिर आर्टिकल 7 दोस्तों, ये बहुत अच्छा बात होगा आपको सुनकर कि जो लोग पाकिस्तान से कहाँ चले गए हैं, इंडिया चले गए हैं, पाकिस्तान से कहाँ चले, नहीं, जो लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए, मैं फिर से लिखता हूँ, जो लोग इंडिया से, जो लोग इंडिया से, जो लोग दोस्तों इंडिया से, बहुत सारे लोग हुआ था कि पाकिस्तान से इंडिया भी गए थे, और कुछ लोग जो इंडिया से कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे, है ना। तो जो लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे और उनको दोस्तों लग रहा है कि हम गलत देश में आ गए हैं, वहाँ का रवैया, वहाँ का जो दोस्तों वहाँ पे माहौल जो है सेट नहीं हो रहा है, अगर उनको मन नहीं लग रहा पाकिस्तान में, वहाँ की दोस्तों रवैया बिल्कुल ख़राब है, वहाँ पे दंगा फसाद बहुत ज़्यादा हो रहा था पाकिस्तान में, तो उन जिन जिन लोगों को लगा दोस्तों कि पाकिस्तान से हमको बिल्कुल गलत देश में आ गए हैं, तो जो लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे और जो लोग वापस पाकिस्तान से दोस्तों भारत आना चाहते हैं, तो ये हमारा अपना देश भारत इतना महान है कि उसको भी नागरिकता देने की बात करता है ना। बस कुछ शर्तें रखी गई थी कि आपको 6 महीना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो ये सब प्रावधान किया गया था। उतना आपको यहाँ से याद, वनडे एग्जाम के लिए उतना याद करने के लिए जरूरत भी नहीं है ना। तो बस इतना याद रखिएगा, ये आर्टिकल जो 7 है इसमें याद रखिएगा कि जो लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे और वे लोग जो पाकिस्तान से फिर वापस भारत आना चाहते हैं, तो वैसे भी लोगों को दोस्तों नागरिकता की बात की गई थी, है ना। फिर आर्टिकल दोस्तों 8 में है, कह अगर आप दोस्तों विदेश घूमने के लिए जाते हैं, क्या दोस्तों, विदेश दोस्तों आप घूमने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, या फिर दोस्तों कमाने के लिए जाते हैं, क्या जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं, या फिर दोस्तों शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, तो आपकी दोस्तों नागरिकता भारत की बनी रहेगी, है ना। अगर आप, आर्टिकल 8 कहता है कि अगर आप विदेश घूमने जाते हैं या फिर दोस्तों कमाने के लिए जाते हैं या फिर शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाते हैं, तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी, आपके नागरिकता पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और वही दोस्तों आर्टिकल 9 कहता है, आर्टिकल 9 कि अगर विदेश की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी, है ना। इसमें क्या कहा गया कि भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, कब, जब आप दोस्तों विदेश में क्या कर लेंगे, जब आप विदेश में नागरिकता ले लेंगे तो, है ना, जब आप विदेश की नागरिकता ले लेंगे तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। फिर दोस्तों 11 आर्टिकल 10 कहता है कि दोस्तों भारत की नागरिकता बिल्कुल बनी रहेगी, है ना। इसमें कह रहा है बनी रहेगी नागरिकता तब तक जब आप कोई ऐसा देश विरोधी काम ना करे या फिर आप पागल दिवालिया ना हो, तब तक आपकी दोस्तों ये जो है आपकी नागरिकता बिल्कुल बनी रहेगी, है ना। जैसे देश विरोधी काम करने का मतलब पता चला कि मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ और इंडिया हार गया, आप कह रहे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो आप देश विद्रोही आपको घोषित कर दिया जाएगा और आपका दोस्तों नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा। जब नागरिकता खत्म किया जाएगा दोस्तों, तो आपका कोई यहाँ पे आधार कार्ड, वोटर कार्ड कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। आप बस ऐसे घूमते रहिए, बस सांस लीजिए, है ना। आप कुछ भी खरीद भी नहीं सकते, रूम भी नहीं ले सकते, जमीन जायदाद कुछ भी खरीद नहीं सकते, क्योंकि जमीन जायदाद खरीदने के लिए जाएंगे तो आधार कार्ड मांगे, आधार कार्ड रहेगा ना, आधार कार्ड के पास जाओगे बनवाने के लिए तो आपको प्रूफ डॉक्यूमेंट मांगेगा कि बता माँ बाप का डॉक्यूमेंट बता, तो उसको आपको क्योंकि क्या कर दिया, देश विरोधी घोषित कर दिया जाएगा, तो आपको नागरिकता छीन लिया जाएगा, है ना। तो देश विरोधी काम कर देंगे दोस्तों तो आपका क्या होगा, नागरिकता छीन लिया जाएगा, या फिर पागल दिवालिया हो जाएंगे तो आपका क्या, पागल हो जाएंगे, दिवालिया नहीं, अगर पागल भी हो गए तो आपका नागरिकता क्या कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। फिर दोस्तों आर्टिकल जो 11 है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि नागरिकता जो संबंधित है, क्या दोस्तों,
नागरिकता संबंधी जो कानून बनाने का अधिकार है, जो नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है, ये संसद को दी गई है। किसको दी गई है? तो आपको भैया संसद के को दी गई है नागरिकता संबंधी जिम्मेवारी। ये नागरिकता से संबंधित जो नियम कानून कौन बनाती है? तो संसद बनाती है ना। तो नागरिकता संबंधी अधिनियम दोस्तों पहली बार जो आया था 1955 में आया था, है ना। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो ठीक है। 1955 में भारत में नागरिकता संबंधी क्या आया था? नागरिकता संबंधित जो है अधिनियम आया था ना। भारतीय संविधान का भाग 2 है ना, अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 तक दोस्तों नागरिकता के बारे में क्या है? प्रावधान है ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है ना। मैंने आपको बता रखा था कि भारत की जो नागरिकता है दोस्तों एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? तो आपको भैया एकल नागरिकता है। अगर आप दोस्तों विदेश की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता बिल्कुल स्वतः क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, है ना। इसलिए भारत की जो नागरिकता कैसी है? तो आप एकल नागरिकता है। आप फटाफट से बताओ दोस्तों कि बताओ एकल नागरिकता भारतीय में, भारत का जो संविधान है दोस्तों उसमें जो एकल नागरिकता लिया गया है ये किस देश के संविधान से लिया गया? तो आपको भैया आपने बताया था कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहाँ के संविधान से एकल नागरिकता लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अमेरिका में अगर पूछे दोस्तों AMERICA, अमेरिका का जो संविधान है दोस्तों वहाँ पे द्वैध नागरिकता चलती है, द्वैध नागरिकता, वहाँ पे डबल नागरिकता होती है ना। लेकिन भारत में दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ आप केवल भारतीय हैं, यहाँ पे कोई नहीं कहेगा कि बिहारी हैं हम और अलग अलग है ना। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 है। 6 में क्या है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नागरिक बनने की शर्त के रूप में दोस्तों गलत तरीके से दोस्तों सूचीबद्ध किया गया? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। अच्छा, मैं आपको इस क्वेश्चन को बताना चाहता हूँ कि आप बताओ दोस्तों कि भारत का जो नागरिकता संबंधित अधिनियम आया था, है ना। भारत में दोस्तों जो नागरिकता संबंधित नियम जो 1955 आया था दोस्तों, उसमें कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति, है ना, नागरिकता ग्रहण करना चाहता, अगर कोई विदेशी अगर नागरिकता लेना चाहता है, नागरिकता दोस्तों क्या लेना चाहता है? भारत का अगर नागरिकता लेना चाहता है तो उसको क्या क्या प्रावधान किया गया था? तो उसमें दोस्तों 5 तरीका बताया गया था। 5 तरीके से वो भारत का कोई व्यक्ति अगर कोई विदेश का व्यक्ति अगर वो भारत का नागरिक बनना चाहता है तो 5 तरीके से क्या कर सकता है? अपना नागरिकता ले सकता है ना। किस आधार पर ले सकता है कोई व्यक्ति को दोस्तों नागरिकता कैसे मिलती है? तो दोस्तों नागरिकता संबंधी दोस्तों जो नियम है 5 तरह का नियम कैटेगरी को पूरा करेंगे तो आपको नागरिकता मिल जाएगा, कोई व्यक्ति है तो, है ना। अगर दोस्तों एक होता है दोस्तों जन्म के आधार पे, किस आधार पे? तो आप भैया जन्म के आधार पे। कौन सी नागरिकता थी? तो आप भैया जन्म के आधार पे नागरिकता ले सकते हैं। या फिर दोस्तों आप वंश के आधार पे नागरिकता ले सकते हैं, वंश के आधार पे नागरिकता ले सकते हैं, वंश के आधार पे। या फिर दोस्तों किस आधार पे ले सकते हैं? या फिर दोस्तों पंजीकरण, क्या दोस्तों? पंजीकरण के द्वारा, पंजीकरण के आधार पर दोस्तों आप नागरिकता ले सकते हैं। या फिर दोस्तों देशीकरण के आधार पे, क्या? देशीकरण के दोस्तों आधार पे आप नागरिकता ले सकते हैं। या फिर दोस्तों भूभाग का दोस्तों भारत में मिलाकर, भूभाग को दोस्तों मिलाकर दोस्तों भारत को नागरिकता जो है दोस्तों दिया जा सकता है। अब इसका मतलब समझिए, अगर कोई व्यक्ति को दोस्तों नागरिकता कैसे मिलता है? तो भारत शासन ये नागरिकता संबंधी जो नियम आया था दोस्तों 1955 में, इसमें कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को नागरिकता कैसे मिल सकता है? तो आप भैया 5 तरीके से लिया जा सकता है। एक होता है दोस्तों जन्म के आधार पर। अगर व्यक्ति का दोस्तों जन्म कहाँ हुआ हो? भारत में हुआ हो दोस्तों, तो वो व्यक्ति कहाँ का कहलाएगा? तो ऐसा प्रावधान पहले था जब 1955 में आया था, लेकिन बाद में इस पर संशोधन कर दिया गया कि मान लीजिए कोई आदमी विदेश की महिला आई भारत घूमने, पता चला उनका लड़का हो गया यहाँ, तो क्या वो बच्चा भारत का कहलाएगा? तो आप भैया बिल्कुल नहीं। इसलिए इसमें खामियां थी 1955 में, तो फिर बाद में इसमें अमेंडमेंट किया गया। फिर इसमें कहा गया अगर किसी व्यक्ति का माता या फिर कोई पिता, है ना, माता या फिर पिता, उनमें से कोई अगर एक भारतीय है और उस बच्चे का जन्म दोस्तों भारत के अंदर हुआ है, तो वैसे व्यक्ति, या भले ही बच्चा कहाँ विदेश में जन्म लिया हो, है ना, भले ही वो बच्चा दोस्तों अगर मान लो जन्म के आधार पर देखना चाहें तो अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो और उसके माता या फिर पिता उनमें से अगर एक भारतीय हैं, तो वैसे व्यक्ति को क्या मिलेगा? जन्म के आधार पर दोस्तों उसको नागरिकता मिल जाएगा। एक होता है दोस्तों वंश के आधार पर। मान लो दोस्तों कोई आदमी विदेश में रह रहा है, वहाँ पे उसका कोई पुत्र हुआ है, तो क्या उसको, वैसे व्यक्ति को क्या नागरिकता भारत की मिलेगी? तो आप कहें भैया बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि वंश के आधार पर नागरिकता मिल सकता है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए बाहर में रह रहा है, मतलब कोई अदर कंट्री में, तो अगर वहाँ पे उसका कोई पुत्र या पुत्री होता है तो उसको नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो इसी आधार पर मिलेगा। अगर उसके माता या फिर उसके पिता अगर वो भारतीय हैं तो उस बच्चे को दोस्तों नागरिकता मिल सकता है भारत का,
अगर उसका माता अगर भारतीय रही और पिता अगर मतलब फॉरेन कंट्री का है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, माता के आधार पे उसको, वंश के आधार पे उसको जो है नागरिकता मिल जाएगा। अगर उसके पिता अगर भारतीय हैं, है ना, और भले ही विदेश में रह रहा तो उसको दोस्तों पिता के आधार पे उसको नागरिकता मिल सकता। तो ये होता है दोस्तों वंश के आधार पे नागरिकता, है ना। फिर दोस्तों पंजीकरण के आधार पे, कौन सा दोस्तों, तो आपके भैया पंजीकरण के आधार पे आपको दोस्तों लगातार दोस्तों कम से कम दोस्तों 12 साल या फिर 7 साल, है ना, इसमें दोस्तों 12 साल तक लगातार जो दोस्तों आपको रहना पड़ेगा भारत के अंदर, बहुत दिन तक रहना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि 12 साल लगातार रह तो आपको नागरिकता मिल ही जाएगी, है ना, वो मर्जी के ऊपर है। एक होता है दोस्तों देशीकरण के आधार पर। देशीकरण के आधार पर क्या होता है कि दोस्तों इसमें प्रावधान किया गया, अगर कोई व्यक्ति विदेशी है, अगर वो किसी न किसी एक भारतीय भाषा को जानता हो, वो व्यक्ति विज्ञान में अच्छा काम किया हो, या फिर किसी कला से संबंधित हो, या फिर खिलाड़ी वगैरह हो, तो वैसे आदमी जो भले ही विदेशी हो, अगर वो भारत का नागरिकता लेना चाहते हैं दोस्तों, तो उसको देशीकरण के तहत दोस्तों उसको नागरिकता दिया जा सकता है, बहुत ही कम समय के अंदर, है ना। इसमें 7 प्रावधान जो है दोस्तों बहुत कम समय के लिए आता है, ये होता है दोस्तों देशीकरण। एक होता है दोस्तों भूभाग अर्जित करके दोस्तों नागरिकता दिया जाना। ये क्या होता है भूभाग, अगर मान लो मैंने आपको बताया था कि 1975 में सिक्किम को कहाँ मिला गया, तो आपको भैया भारत में मिला गया था। अब जो सिक्किम के जो लोग थे, जब वो भारत में मिल गया है तो उसको दोस्तों ऑटोमेटिकली क्या मिल गया, तो आपने भैया ये आर्टिकल जो 5 में कहा गया है यही ना, कि भूभाग अगर मिला दिया जाए तो वहाँ के जो लोग रहेंगे उसको नागरिकता भारत की नहीं मिल जाएगी। तो उसी तहत दोस्तों जो सिक्किम के जो लोग थे उसको भारत की नागरिकता मिल गई, है ना। तो यही कारण निम्नलिखित में बताइए शर्त जो है दोस्तों गलत तरीके से सूचीबद्ध करता है। बता देशीकरण के तरीके से बता क्या नागरिकता लिया जा सकता है, तो आपने भैया बिल्कुल। एक है दोस्तों जन्म के आधार पर क्या नागरिकता लिया जा सकता था, बिल्कुल लिया जा सकता। क्या वंश के आधार पर नागरिकता लिया जा सकता, तो आप बिल्कुल लिया जा सकता। क्या संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता लिया जा सकता, अगर कोई विदेशी भारत में आकर जमीन खरीद ले तो क्या उसको नागरिकता मिल जाएगी, तो आप भैया बिल्कुल नहीं मिल सकता, है ना। संपत्ति के अधिग्रहण करने से पे उसको जो नागरिकता नहीं मिल सकती, है ना, तो आपको याद रखना है। यही कह रहा है दोस्तों संपत्ति के आधार पर के माध्यम से दोस्तों नागरिकता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 में दोस्तों नागरिकता ग्रहण करने के लिए दोस्तों कितने नियम बताए हैं, 5 प्रकार बताए हैं। या फिर दोस्तों क्या होना चाहिए, पहला नियम है कि व्यक्ति का दोस्तों जन्म भले ही विदेश में हुआ हो या भारत के अंदर हुआ, अगर उसके माता में से पिता अगर कोई एक भारतीय तो उसको जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगा। एक होता है दोस्तों वंश के आधार पर, अगर उसके माता पिता दोस्तों भले विदेश में लिया हो, अगर उसका वंशज दोस्तों भारत में है तो उसको नागरिकता मिल सकता। पंजीकरण के तहत मैंने बता दिया, देशीकरण के तहत भी बता दिया। ये देशीकरण के तहत दोस्तों अगर कोई व्यक्ति भले ही बहुत फेमस आदमी हो, मतलब किसी विज्ञान से कोई वैज्ञानिक हो, इस तरीके से समझ सकते हैं, कोई वैज्ञानिक हो, कोई खिलाड़ी हो, कोई संगीतकार हो, है ना, संगीतकार हो, और वो भारत का नागरिक बनना चाहता है दोस्तों, और एक भारतीय भाषा को भी जानता हो, तो वैसे व्यक्ति को दोस्तों देशीकरण के तहत जो दोस्तों नागरिकता कम समय में दिया जाता है। अगर पंजीकरण के आधार पर करेगा तो इसमें दोस्तों अलग अलग टाइम पे दोस्तों अलग अलग नियम रखा था, 10 साल 12 साल रखा जाता है ना। फिर दोस्तों अधिग्रहण के आधार पे इस तरीके से लिया जा सकता है। 5 तरीके बताया था, भारत शासन जो अधिनियम आया था 1955 में, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में दोस्तों नागरिकता का वर्णन किया गया, तो अभी मैंने बताया भाग जो 3 है, 2-3 बात याद रखिए। जो भाग 1 है इसमें क्या है, तो आपने भैया संघ हुआ राज्य क्षेत्र, संघ हुआ दोस्तों राज्य क्षेत्र की बात की गई है। और दोस्तों भाग 2 में क्या है, तो आपने भैया नागरिकता क्या कहेंगे, नागरिकता की बात की गई है। जबकि भाग 3 के अंदर क्या है, तो आपने भैया भाग 3 के अंदर जो है भाग 3 के अंदर क्या है, तो आपने इसमें जो फंडामेंटल राइट्स है जिसको कहते हैं दोस्तों हिंदी में मौलिक अधिकार की चर्चा, मौलिक अधिकार की दोस्तों क्या है चर्चा, मौलिक अधिकार की, मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 के अंदर। भाग 4 के अंदर क्या है, तो आपने भैया डीपीएसपी जिसको शॉर्टकट में कहते हैं, इसको हिंदी में पूरा कहते हैं राज्य का नीति निर्देशक तत्व, है ना, तो ये भाग 4 के अंदर है, ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। भारतीय संविधान के भाग 2 हुआ अनुच्छेद 5 से दोस्तों 11 तक नागरिकता का क्या है वर्णन किया गया है। भारत में ब्रिटेन के समान जो दोस्तों क्या है एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। नागरिकता से संबंध में दोस्तों कानून बनाने का अधिकार आर्टिकल 11 के तहत दोस्तों किसके अंदर निहित है, तो आपकी भाई ये जो जिम्मेवारी दी गई है नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को है, ठीक है। भारत में दोस्तों लक्ष्मीमल सिंधिया जो समिति है दोस्तों देहरी जो है दोस्तों नागरिकता से संबंधित है, ये जो है एक अलग ये है समिति बनी थी, है ना, जो मांग कर रही थी दोहरी नागरिकता के लिए, ठीक है। आपको मैंने ये बता दिया आर्टिकल 2 किससे संबंधित है, मूल अधिकार से, देखो पहला दूसरा तीसरा ये सब मैं आपको बता रखा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, तो 5 से 11 तक दोस्तों नागरिकता का प्रावधान है। ये भी दोस्तों नागरिकता के अंदर रहता है। 25 से 21 दोस्तों ये तो मौलिक अधिकार के अंदर आता है, और ये भी दोस्तों फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, ठीक है।
तो इसको याद रखिएगा। मैं आपको यहाँ पे पूरा जो है मैंने आपको बता रखा हूँ, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको आर्टिकल दोस्तों कितना से 5 से दोस्तों 11 तक आपको मैंने पढ़ा रखा है, बस वही लिखा गया यहाँ पे वन लाइन में, ठीक है, वन लाइनर के रूप में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 69 क्वेश्चन नंबर भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों पाकिस्तान से, कहाँ से दोस्तों, तो आपने भैया पाकिस्तान से इंडिया, पाकिस्तान से दोस्तों भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता देने का अधिकार की बात करता था। तो कौन सा आर्टिकल था दोस्तों, तो वो आर्टिकल 5 में प्रारंभ में नागरिकता की बात करता था, जबकि आर्टिकल जो 6 था दोस्तों वो बात करता था कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया चले गए हैं, जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, तो वैसे लोगों को भी भारत की नागरिकता दिया जाएगा, ये आर्टिकल 6 कहता है। जबकि आर्टिकल 7 ये कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया चले गए, जो लोग पाकिस्तान से इंडिया चले गए हैं और उनको लग रहा है, नहीं उल्टा बोल दिए यार, बार बार उल्टा हो गया है ना, जो लोग दोस्तों इंडिया में है ना, जो लोग दोस्तों इंडिया के थे और इंडिया से कहाँ चले गए हैं, पाकिस्तान चले गए हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उनको लग रहा है कि पाकिस्तान उसके लायक नहीं है, तो वैसे लोग फिर अगर इंडिया के अंदर आना चाहते हैं तो उसका स्वागत है। तो ये आर्टिकल फिर भी उसको दोस्तों भारतीय संविधान इतना खूबसूरत बनाया गया कि उसको भी दोस्तों, उसको वैसे भी लोगों को भी दोस्तों भारत में नागरिकता देने का प्रावधान किया, वो था दोस्तों आर्टिकल 6, है ना। आर्टिकल 4 क्या था, तो आपने भी आर्टिकल 4 में था कि जब आर्टिकल 2 और 3 का जब उपयोग हो रहा होगा तो वहाँ पे राष्ट्रपति का भी दोस्तों बात नहीं माना जाएगा, है ना, तो ये वाली बात थी। नेक्स्ट है दोस्तों ये 6 था ना, ये बातें सब मैं आपको समझा रखा हूँ, इसको आप वन लाइनर है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, जो सारी बातें जो मैंने बताया है वो सब लिखा हुआ है, ठीक है। कह रहा अमेरिका के मामले में दोस्तों दोहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं। अब एक बात बताओ दोस्तों कि दोहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए में देश की दोस्तों नागरिकता के साथ वहाँ के उस संगठक जो राज्य की नागरिकता जहाँ व्यक्ति रहता हो या पैदा हुआ। बी में दोस्तों एक साथ दो देशों की नागरिकता, ये दोस्तों ये बात नहीं है। फिर सी में है कर एक साथ दो देशों और दो राज्यों की नागरिकता, और डी में दोस्तों दो देशों के साथ दो राज्यों की नागरिकता। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, है ना। द्वैध नागरिकता का संबंध है ना, दोहरी नागरिकता का मतलब होता है दोस्तों देश की नागरिकता के साथ वहाँ के उस संगठक राज्य की दोस्तों नागरिकता, है ना, जहाँ व्यक्ति रहता हुआ या फिर पैदा हुआ, है ना। जैसे मान लो दोहरी नागरिकता अगर भारत के अंदर होता तो इस तरीके से होता, ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए भारत है तो एक तो नागरिकता मूलता कि आप क्या है, आप कहेंगे पहला नंबर बोलते कि इंडिया है। अगर आप बिहार से तो आप कहेंगे भैया बिहारी हैं, हम लोग बिहारी हैं, तो यहाँ से अगर दो नागरिकता भारत के अंदर होता तो अगर हम बिहार से तब बोलना पड़ता कि हमारे पास दो नागरिकता, एक है इंडिया की नागरिकता, एक बिहार की नागरिकता, मतलब हम लोग जो है स्पेशली किस राज्य से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप भैया बिहार से कर रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये होता है द्वैध नागरिकता, ठीक है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं अमेरिका की दोस्तों दोहरी नागरिकता से दोस्तों आशय यह है कि किसी व्यक्ति के पास अमेरिका देश की नागरिकता के साथ साथ वहाँ के उस संगठक राज्य की दोस्तों नागरिकता भी होती है जहाँ वह व्यक्ति पैदा हुआ होता है ना। तो यही बात है, मैंने आपको बता रखा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 71 का निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा दोस्तों लागू किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, है ना। बी में दोस्तों प्रस्तावना, सी में दोस्तों मौलिक अधिकार, और डी में दोस्तों डीपीएसपी। और आपको जब संविधान थोड़ा पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों ये व्यक्ति की इच्छा पर आधारित है। प्रस्तावना भी दोस्तों मानना, प्रस्तावना तो ऐसा कोई चीज़ है नहीं। डीपीएसपी दोस्तों ये जो है दोस्तों अगर सरकार के पास पैसा है, ये सरकार की मर्जी पे है ना, ये सरकार की दोस्तों सरकार की मर्जी पर है, सरकार की दोस्तों मर्जी पर होता है डीपीएसपी की वो लागू करवा सके। अगर सरकार के पैसा है, के पास पैसा होगा तो डीपीएसपी में जो प्रावधान है वो कर सकती है। अगर पैसा नहीं है तो वो बाध्यकारी नहीं है सरकार की, आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। और कोई दोस्तों इसमें न्यायालय में भी आप नहीं जा सकते क्योंकि ये न्यायालय द्वारा आप अपरिवर्तनीय है ना, इसमें न्यायालय में भी आप नहीं जा सकते। लेकिन दोस्तों मौलिक अधिकार में अगर आपका मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो आपको पता है दोस्तों, अगर मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे कहाँ जा सकते हैं, तो आपने भैया सीधे जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर कितना था आपके, 71 था ना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मौलिक अधिकार, जो मैंने आपको बता दिया। अब एक बात बता दोस्तों, मौलिक अधिकार से संबंधित एक बात बताते चलो कि जो मौलिक अधिकार है दोस्तों कौन सा मौलिक अधिकार जो चर्चा है ये बता भाग किसके अंदर है। तो आपने मौलिक अधिकार की जो चर्चा है ये भाग नंबर कितना है, तो आपने भाग नंबर जो है 3 है। कितने भाग के अंदर है, तो आपने भाग नंबर 3 है। बताओ आर्टिकल नंबर कितना से कितना है, तो आपने आर्टिकल नंबर 12 से दोस्तों, आर्टिकल नंबर 12 से दोस्तों 35 तक जो है दोस्तों ये मौलिक अधिकार का यहाँ पे चर्चा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा मौलिक अधिकार को, इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। कह रहा भारतीय संविधान के भाग 3 में दोस्तों आर्टिकल 12 से दोस्तों 35 तक जो मूल अधिकार का दोस्तों क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है।
मूल अधिकार या दोस्तों मौलिक अधिकार को दोस्तों संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है, अर्थात मौलिक अधिकार के हनन पर दोस्तों व्यक्ति उच्चतम न्यायालय जिसको बोलते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट सीधा जा सकता है या फिर दोस्तों हाई कोर्ट, दोनों जगह दोस्तों जाया जा सकता है अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो, है ना, जो आर्टिकल 32 में लिखा भी गया है ना। भारतीय संविधान का कौन सा भाग दोस्तों मूल संविधान से संबंधित है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। मैंने अभी बता रखा हूं कि यहाँ पे जो है आर्टिकल जो 3 है ये संबंधित है। अभी बताया कि जो आर्टिकल ये भाग 4 है ये किससे संबंधित है, तो आपको भैया डीपीएसपी से संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक से संबंधित है। भाग 1 किससे संबंधित है, तो ये भाग 1 है दोस्तों संघ व राज्य क्षेत्र से संबंधित है, संघ व दोस्तों राज्य क्षेत्र से संबंधित है। जबकि आर्टिकल 3 किससे संबंधित है, आपके भैया मौलिक अधिकार से संबंधित है, मौलिक अधिकार अर्थात दोस्तों फंडामेंटल राइट से संबंधित है। जबकि आर्टिकल 2 जो है दोस्तों ये नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है ना। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, सी हो जाएगा, सी राइट आंसर। ठीक है, अब बताओ इसका बताओ, ये बताओ कि कौन कौन आर्टिकल कितना से कितना आर्टिकल तक है। तो आपने भैया जो डीपीएसपी का उल्लेख है वो 36 से आर्टिकल 36 से दोस्तों 51 तक इसका उल्लेख है। जबकि संघ व राज्य का दोस्तों आर्टिकल 1 से 4 तक का उल्लेख है। जबकि मौलिक अधिकार का दोस्तों मैंने अभी बताया है कि 14 से 35 तक का जो है वर्णन किसका किया है, मौलिक अधिकार का। जबकि नागरिकता संबंधी दोस्तों 5 से 11 तक इसका जो है प्रावधान किया गया। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा अनुच्छेद वाइज भी। ये सारा बात जो मैंने बताया ये वही चीजें लिखी गई है, आप इसको क्या कर लेंगे, बिल्कुल इसको पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में दोस्तों उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है। बताओ कौन सा दोस्तों, आपको पता है कि हमारा संविधान जो है दोस्तों जो हमारा फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, तो आपने भैया मूल संविधान में दोस्तों टोटल कितने थे, मूल संविधान में दोस्तों 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में दोस्तों 6 ही संविधान, 6 ही है ना, 1 2 3 1 दोस्तों 4 1 लिखता हूँ 5 1 6। बताओ सबसे पहले कौन सा था, आपने भैया मैं लिख देता हूँ समानता का अधिकार। कौन सा, समानता का, राइट टू इक्विटी, है ना, समानता का दोस्तों अधिकार, समानता का अधिकार, है ना। फिर दोस्तों समानता का अधिकार एक है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा है, तो आपके भैया स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद दोस्तों क्या है, तो आपके भैया स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद दोस्तों क्या क्या है फिर से, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा भी गया मतदान का अधिकार है, यहाँ पे समानता का, स्वतंत्रता का है। फिर दोस्तों उसके बाद जो समानता, स्वतंत्रता और दोस्तों क्या उसको कहते हैं जी, अल्पसंख्यकों का संरक्षण से संबंधित है ना, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा, तो आपके भैया शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के दोस्तों विरुद्ध अधिकार है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है ना, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है एक अधिकार। और एक है दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता, एक है दोस्तों संस्कृति से संबंधित है, संस्कृति से संबंधित है, संस्कृति का अधिकार कौन सा, तो आपको भैया संस्कृति का अधिकार, संस्कृति का अधिकार है। और एक होता है दोस्तों संवैधानिक उपचार का अधिकार कौन सा, तो आपके भैया संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, उपचार का अधिकार। तो याद रखिएगा 5 ही है, 6 कितने हैं, तो आपके भैया 6 मौलिक अधिकार है। पहले मूल संविधान में कितना था, तो आपके मूल संविधान में है जो 7 था, 7वां कौन था, तो आपके भैया जो था संपत्ति का अधिकार कौन था, तो आपके भैया संपत्ति का जो अधिकार था, कौन सा अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार था दोस्तों वो मौलिक अधिकार हुआ करता था। लेकिन आपको पता होगा जब सरकार आई दोस्तों, जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनती है, कब बनती है, तो आपके भैया 1900 जब कब हुआ था, 1976 में दोस्तों, 1976 में जनता पार्टी की सरकार बनती है। तो 1978 में दोस्तों, है ना, 1978 में दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1978 में, है ना, कौन सा संविधान संशोधन हुआ, तो आपको भैया 44वां संविधान संशोधन, कौन सा, 44वीं संविधान संशोधन के तहत दोस्तों क्या किया गया कि संपत्ति का जो अधिकार था दोस्तों मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इसको दोस्तों किसमें 300 के ए में दोस्तों इसमें रखा गया कि संपत्ति का अधिकार जो है। अच्छा एक बात बताओ कि संपत्ति मौलिक अधिकार क्या होता है, तो मौलिक अधिकार वैसा अधिकार होता है जो, वैसे अधिकार को सरकार तो छीन सकती है लेकिन कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता, वैसे अधिकार को नहीं। मौलिक अधिकार का मतलब होता है कि ना तो सरकार कोई छीन सकता है उस अधिकार को, ना तो दोस्तों कोई पब्लिक छीन सकता, वैसे अधिकार को कहते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार। जबकि एक कानूनी अधिकार वैसे अधिकार होता है, वैसे अधिकार जिसमें दोस्तों क्या होता है कि सरकार क्या कर सकती है,
उस चीज़ को छीन सकती है, लेकिन पब्लिक को दोस्तों उस अधिकार को नहीं छीनने का अधिकार होता। वैसे अधिकार को दोस्तों कानूनी अधिकार करते हैं, मतलब सरकार उस चीज़ को छीन सकती है लेकिन जनता नहीं छीन सकता। तो उसी तरह दोस्तों संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार है दोस्तों, ये जो है ये पहले मौलिक अधिकार था। अब बताओ मौलिक अधिकार था तो आपकी संपत्ति को दोस्तों बिना दोस्तों जो संपत्ति का जो अधिकार है दोस्तों आपकी मर्जी के बिना कोई छीन नहीं सकता था। अगर मान लो दोस्तों अगर मौलिक अधिकार होता तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे ये रेल लाइन जा रहा है, ठीक है, पटरी जा रहा है, और मान लीजिए बीच में किसी का खेत आ गया, इसके खेत है, मान लीजिए राम का, यहाँ पे कोई राम नहीं, मान लीजिए रामू है, यहाँ पे रामू का खेत आ गया और रामू का मन है कि हमको खेत नहीं बेचना है। अब दोस्तों बताओ क्या करेगा रेलवे वाला, लाइन बिछाने वाला, क्या यहाँ पे इस तरीके से मोड़ सकता है रेल की पटरी को? तो आप भैया बिल्कुल नहीं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, क्योंकि अब ज़बरदस्ती छीन भी नहीं सकता था, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार था कि कोई भी व्यक्ति आपकी संपत्ति को नहीं छीन सकता है। तो भाई बहुत दिक्कत होने लगा। तब जब मोरारजी देसाई की जब सरकार आई दोस्तों 1978-76 में सरकार आई, तो जब 44वां संविधान संशोधन हुआ है ना, 44वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके तहत दोस्तों क्या किया गया कि संपत्ति के अधिकार को दोस्तों कानूनी ये अधिकार बना दिया कि सरकार छीन सकती है ना। तो इसी के तहत दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स को भी गिराए जाते हैं जब सड़क बनने वाला होता है, तो है ना। तो इसी के तहत अगर दोस्तों अगर मौलिक अधिकार शायद मोरारजी देसाई ने बहुत अच्छा सोच समझ कर किया था, ये बिल्कुल ये बहुत अच्छा सुधार था, है ना, तो याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा सवाल क्या था, तो कह रहा भारतीय संविधान में कौन सा दोस्तों मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखो स्वतंत्रता का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है। एक है दोस्तों मतदान का अधिकार, ये जो मतदान का अधिकार है दोस्तों ये राजनीतिक अधिकार है, बल्कि ये जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है ना, तो याद रखना है। तो यहाँ पे बताओ मतदान का जो अधिकार है कैसा होगा, तो आपने भैया यहाँ से समानता का अधिकार कितना से कितना तक उल्लेख है, तो आपने भैया 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों 19 से 22 तक का इसका उल्लेख किया गया। फिर दोस्तों क्या है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना है, तो आपने भैया आर्टिकल 23 से कितना है, तो आपने आर्टिकल 23 से कितना है, तो आपने 24 तक का इसका उल्लेख किया गया। फिर दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कितना है, तो आपने आर्टिकल 25 से दोस्तों 28 तक का उल्लेख किया गया। फिर दोस्तों संस्कृति व शिक्षा का अधिकार जो है दोस्तों 29 से 30 तक उल्लेख है, और 32 में दोस्तों आपको पता होगा इसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार का वर्णन किया गया है। और इसी के तहत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को, है ना, आर्टिकल 32 के तहत ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों 4-5 तरह का दोस्तों रिट दायर करने का दोस्तों अधिकार है, जैसा कि आपको पता होगा होबियस कॉर्पस है, जैसे अधिकार प्रेक्षा है, कोब्रांट है जिसको कहते हैं ना, तो इस तरीके का मेंडेमस है, तो याद रखिएगा। फिर दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद दोस्तों आज की क्लास को खत्म करते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में क्वेश्चन को कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि काफी लंबा क्लास हो जाएगा, ठीक है। कह रहा किस वर्ष दोस्तों का 44वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों संपत्ति के अधिकार को दोस्तों मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया, तो बताओ कब हटाया गया, तो आप 44वां जो संविधान संशोधन अधिनियम आया था दोस्तों ये कब आया था, तो आपका 1978, है ना, याद रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम दोस्तों 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब 1978 के द्वारा दोस्तों क्या कर दिया गया, तो आप कहेंगे कि जो संपत्ति का जो अधिकार था ये संपत्ति का अधिकार को दोस्तों मौलिक अधिकार से दोस्तों इसको खत्म कर दिया गया, और इसको कहाँ भेज दिया गया, तो आपने भैया 300 को, और इसको दोस्तों कानूनी अधिकार बना दिया। कानूनी अधिकार मैंने बता दिया वैसा अधिकार जिसको पब्लिक नहीं छीन सकती है लेकिन सरकार छीन सकती है, ये होता है कानूनी अधिकार, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1978 में संपत्ति के अधिकार का दोस्तों एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम दोस्तों कब हुआ था, तो आप 1951 में किया गया था। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताओ कहाँ से लिया गया था, मैं आपको पहली क्लास में बताया था कि भारतीय संविधान के अंदर जो संशोधन की प्रक्रिया ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। आज का दोस्तों आखिरी सवाल है, फिर दोस्तों अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन को कर रहे होंगे कंटिन्यू, ठीक है। का निम्नलिखित में से किस अधिकार को दोस्तों 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया, शायद सेम क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये है संपत्ति का अधिकार। अच्छा वो सेम क्वेश्चन है तो कौन सा अधिकार था दोस्तों, तो वो हो जाएगा दोस्तों संपत्ति का अधिकार, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, है ना। याद कह रहा है 1978 में दोस्तों 44वें संविधान संशोधन अधिनियम दोस्तों इस संविधान संशोधन संपत्ति का अधिकार को दोस्तों एक कानूनी अधिकार बना देगा, है ना। याद रखिए स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों 14 से कितना है, तो आपके यहाँ 18 तक है। फिर दोस्तों 25 से दोस्तों 28 तक ये जो है दोस्तों ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना। अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36-46 से दोस्तों हम लोग घर पे इसको यस डब्ल्यू बनाने का कोशिश किया, बाकी हम लोग फिर 46 नंबर क्वेश्चन से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा रहा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को बिल्कुल मेरे साथ जुड़कर एक नई दिशा दीजिए। और मैंने आज जैसा कि आपसे वादा किया कि 50 क्वेश्चंस में से दोस्तों
कितने 50 क्वेश्चंस में दोस्तों मैं आपके जीएस बिहार एसएससी में 50 क्वेश्चन आएगा, तो उसमें दोस्तों मैंने आपसे उम्मीद किया, मैं बताया हूँ कि जो जीएस का क्वेश्चन होगा 40 में, उसमें 40 क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको दिलाने का वादा किया है ना। जब पॉलिटिक्स और हिस्ट्री दोस्तों खत्म हो जाएगा तो उसके बाद स्टैटिक जीके, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल का एग्जाम में 2 चीज़ आपको याद रखना है जीके जीएस में, करंट का वेटेज और जो स्टैटिक जीके का जो वेटेज है दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इसलिए स्टैटिक जीके और जो बच गया जियोग्राफी उसको फिर शुरू करेंगे, ठीक है। तो हैप्पी नाइस डे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।